स्वागत है आप सभी का पुनः ज्योग्राफी की क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, लेक्चरर ज्योग्राफी। हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और इसी जीत के आगाज के साथ हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास को आज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी का जो मैटर है उसमें आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की ज्योग्राफी। यानी राजस्थान की ज्योग्राफी के आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा और उनके में हर टॉपिक के बाद आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा। इसके अलावा नोट्स के साथ साथ एक जब टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिसमें ये पता लगेगा कि पिछले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बनती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें हम उस टॉपिक के अंदर लेके आएंगे। फिलहाल के लिए तो ये है कि राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है राजस्थान की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान एक परिचय। राजस्थान का एक परिचय हम पढ़ेंगे इसमें, राजस्थान एन इंट्रोडक्शन। अब राजस्थान के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान ये नाम कैसे पड़ा, कैसे हम इसे राजस्थान कहने लगे, राजस्थान कहाँ स्थित है, क्या इसकी स्थिति है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका नामकरण कैसे हुआ, वो सारे के सारे नामकरण और एक क्रम वाइज हम लोग इसका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ये नाम बहुत बाद में आया है हमारे पास, यानी इसको प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से कब दर्जा मिला इसको कि इसका नाम संविधान की सूची में आ गया, तो हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को ये नाम प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो गया, सूची में दर्ज हो गया। कहाँ की सूची में? संविधान की सूची में। ठीक है, हमारे सामने आया। अब इसकी कुछ और नई बातें हैं जिसका अध्ययन भी हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान का एक परिचय, स्थिति और इसका विस्तार किस प्रकार है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित, अब राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान कहाँ स्थित है, इंडिया के मैप को अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के पश्चिमी भाग में, हम इसे उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, मेनली ये पश्चिम में है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। किसकी दृष्टि से हम लोग यहां बात कर रहे हैं दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्यों बना? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान था वो हमारा पहले पायदान पर आ पहुंचा। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बहुत ही कॉमन चीज है लेकिन हमें यह पढ़नी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब राजस्थान का ये वर्तमान स्वरूप है। वर्तमान स्वरूप हमारे सामने कब आया? वर्तमान राजस्थान को जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान है कंप्लीट, ये 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आया। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने कब से आया? तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है मित्रों वो हमारे सामने 1 नवंबर 1956 से आया। यानी इस दिन से जितना राजस्थान की सीमाएं हैं हमारी, वो हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बातें।
यहां लिखा है कि जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति था जिसने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो मैं एक बात आपको यहां बताना चाहता हूं कि राजस्थान का नाम तो बाद में पड़ा है, यानी राजस्थान का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो राजाओं का स्थान, आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, तो और बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे ठिकाने थे जहां पर राजा और जमींदारों का यहां पर शासन चलता था। तो राजस्थान में जितने भी शासक हुए वो टोटली राजपूत शासक हुए। इसीलिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इस क्षेत्र का क्या नाम दे दिया, इस क्षेत्र का नाम दे दिया राजपूताना। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे है जो हमारा यहाँ पर राजस्थान नाम था वो बाद में सामने आया। तो अब हम बात क्या करेंगे कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का जिक्र कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अब ये देखिएगा कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त और वाल्मीकि की रामायण में मरुकांतार कहा गया है। देखिए राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहां कहा गया है, ये ऋग्वेद में राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए जो नाम हमें मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। अब बात करें रामायण की, जिसके रचयिता थे वाल्मीकि, और रामायण में हमें नाम मिलता है मरुकांतार। रामायण में हमें राजस्थान का, इस राजस्थान के क्षेत्र का क्या नाम मिलता है, मरुकांतार कहा गया है। वाल्मीकि ने इस क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब कुछ और अगर हम बात करें कि इसके अलावा हमें राजस्थान का नाम कहाँ मिलता है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राजस्थान के नाम की, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि राजस्थान में एक नाम आता है गोसुंडी शिलालेख। क्या नाम आ रहा है आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख, और यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित। ये शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। यहाँ पर 532 ईस्वी का ये गोसुंडी शिलालेख है, और ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर राजस्थान के लिए हमें एक नाम मिलता है राजस्थानीय। यहाँ पर क्या नाम मिलता है हमें, राजस्थान के लिए राजस्थानीय नाम मिलता है। कहां पर मिलता है, इस गोसुंडी शिलालेख में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोसुंडी शिलालेख राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो आपको यह बताना है कि गोसुंडी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि चित्तौड़गढ़ के यानी गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो शब्द नाम मिलता है इस शिलालेख पर वो मिलता है राजस्थानीय। क्या नाम मिलता है, राजस्थानीय नाम मिलता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यहां पर ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया गोसुंडी शिलालेख, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब यहां पर क्या नाम मिला हमें, राजस्थानीय। इसके बाद में एक सन आता है 682 विक्रम संवत, और एक शिलालेख का नाम आता है दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम आता है, बसंतगढ़ शिलालेख। अब इस बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर स्थित है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस जिले में बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है, तो बात करेंगे यह राजस्थान के सिरोही जिले में है।
कौन से जिले में है? बसंतगढ़ शिलालेख ये 682 विक्रम संवत का है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान के लिए हमें क्या नाम मिलता है? यहाँ पर जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य। ये राजस्थान के लिए हमें नाम मिलता है और ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये हमें नाम मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है। सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग हुआ। उसके बाद की बात करें तो वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इस क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़े तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में हमारे इस क्षेत्र के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो 682 विक्रम संवत में बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान इस क्षेत्र के लिए राजस्थानाद्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ये पीछे कई एग्जाम्स में क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। एक लाइन में और आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? एक राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हुए मुहणोत नैणसी। ठीक है, इनकी एक बुक थी या ख्यात कहें हम उन्हें मुहणोत नैणसी ख्यात। ठीक है, ये मुहणोत नैणसी ख्यात, इसके रचयिता कौन थे? मुहणोत नैणसी थे। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में ये दीवान थे मुहणोत नैणसी, और इनकी जो बुक है मुहणोत नैणसी की ख्यात, यहाँ पर भी हमें राजस्थान शब्द का जिक्र होता है या मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक किताब आई थी राजरूपक। क्या आई थी? राजरूपक, और जिसके लेखक थे वीर भाण। कौन थे? इस राजरूपक नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर भाण, और इन्होंने भी है जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो इन्होंने भी किया है। और इस मुहणोत नैणसी की ख्यात में भी हमें राजस्थान शब्द का जिक्र मिलता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किन किन जगह या उसका उल्लेख हमें किन किन पुस्तकों में मिलता है, कौन सी जगह मिलता है, किन शिलालेखों में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ाई करते समय एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप साथ साथ अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होनी चाहिए, ताकि आप इन शब्दों को जब लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा परिचय आपका इन शब्दों से हो जाएगा। तो कोई भी आप अगली बार जब इसे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। कई बच्चे, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन नोट्स को लिख लिख कर याद करते हैं, ताकि लिख लिख कर याद करने से उन्हें याद करने में आसानी होती है। चलिए, तो शिलालेखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में मुहणोत नैणसी की ख्यात और राजरूपक जो किताब थी वो किसकी थी? वीर भाण की थी। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके अलावा ये गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में मिलता है, मरुकांतार वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है, जहां में राजस्थानीय नाम मिलता है दोस्तों। ठीक है, और कुछ आगे की बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि राजस्थान शब्द कब कैसे प्रचलन में आया। हमारे इस राजस्थान के क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था कि वो अपने बदलते स्वरूप के कारण निरंतर हमारे इस वर्तमान स्थिति के अंदर आया, और उसे हम जानने लगे। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख सिरोही में मिलता है, बसंतगढ़ में, जहां राजस्थान द्वितीय, ये बात मैंने आपको बता दी है। और विक्रम संवत 682 ईस्वी में मिलता है, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं।
अब उसके बाद में बात आती है कि राजपुताना, ठीक है। इसके बाद में 1800 ईस्वी में एक नाम आता है जॉर्ज थॉमस। किसका नाम आता है दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। ये कई बार पेपर में आ चुका है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न ये बनेगा एग्जाम में कि इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा कब किया गया? तो उन्होंने सन 1800 ईस्वी के अंतर्गत, किसमें? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने है जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे 5 स्टार लगाने, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1800 ईस्वी की बात हो गई, जहां पर इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके बाद में बात आती है, एक और शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, राजस्थान। और राजस्थान। वापस राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किसने किया? तो बात आती है, एक नाम आता है राजस्थान के इतिहास में, बहुत ही फेमस नाम है, जिन्हें हम कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, जिन्हें हम कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के जनक, और उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से जो फेमस थे वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के बहुत सारे इस पश्चिमी राजपुताना जितने भी स्टेट से उन सब का दौरा किया उन्होंने, और किस प्रकार राजस्थान की संस्कृति है उसका उन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन को उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। और कौन सी बुक में राजस्थान और राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया? तो एक बुक का नाम आता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक किसकी थी? ये 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित बुक थी। इसके राइटर कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक कब आई थी दोस्तों? 1829 के अंतर्गत। इसके राइटर, इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। इसी बुक का एक और अन्य नाम था, जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस बुक का एक और नाम था, यहां मैं लिख रहा हूं अनोदर नेम। इसका जो एक और नाम था वो क्या था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कौन सी बुक का एक और नाम था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इन्होंने इसी बुक के अंतर्गत 1829 में किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया मेरे दोस्तों। और राजपुताना शब्द का प्रयोग किया किसने किया? तो राजपुताना जो शब्द का प्रयोग है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज
थॉमस ने किया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कर्नल जेम्स टोड को यहाँ इस पश्चिमी क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। यानी जब ब्रिटिश शासन काल में जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो प्रत्येक जो राजा होता था उसके पास रहते थे। राजा और ब्रिटिश जो सरकार थी उसके मध्य मध्यस्थता का काम करते थे, किसी विवाद को सुलझाने का काम किया करते थे। तो जब ये जॉर्ज थॉमस ये कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ पर आए और उन्होंने विभिन्न राजस्थान की रियासतों का उन्होंने दौरा किया, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। और इनके क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह। ठीक है। इसके अलावा एक और नाम इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा नाम के पीछे क्या कारण है कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव था। इस कारण जो भी बड़े लोग होते थे वो यात्रा के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे और ये अधिकतर जब भी आते थे घोड़े पर आते थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पिता में द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। राजस्थान और रायथान नाम से कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में प्रकाशित द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये दोनों नाम इन्होंने दिए। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है दोस्तों। तो ये मेनली क्या बातें हो गई यहाँ पर? ये बातें होगी कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता था और राजस्थान की वार्षिक इसका जो नामकरण कब हुआ। वैसे प्रशासनिक दृष्टि से या हमारे संविधान ने इसे 26 जनवरी 1950 को राजस्थान मान लिया था। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने आपको 2 पेज अभी करवाए हैं, इन पेज में से हर एक राजस्थान के एग्जाम्स में प्रश्न पुटअप किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इतना डीपली वहाँ नहीं पूछा जाता जितना आपको अन्य बुक्स में बताया गया है, जितना अन्य कोचिंग संस्थान वाले आपको अंदर की चीज़ें बताते हैं। प्रश्न सीधे एग्जाम्स में ऊपर से आते हैं, हम लोग उन्हीं को गलत कर बैठते हैं और सरल सवाल गलत करने से कोई भी कॉम्पिटिटर है वो कोई भी कंपटीशन में पीछे रह जाता है। तो ध्यान रखिए हमेशा, आप कोई भी जो सिंपल सवाल है आप नॉर्मल सवालों को कभी गलत नहीं करिए। आपका जो सिलेक्शन है होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत के नजरिए से देखें, इसे ग्लोब के नजरिए से देखें, एशिया के नजरिए से देखें हम लोग, तो राजस्थान की हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूं कि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसे मैंने नाम दे दिया है 0 डिग्री। क्या नाम दिया दोस्तों? 0 डिग्री। तो देखिए ये जो 0 डिग्री रेखा है इस ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। कितने भागों में? 2 गोलार्ध में डिवाइड कर रही है। इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला है इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जीरो डिग्री के दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है, 0 डिग्री के उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है। इस 0 डिग्री को कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगर
भूमध्य रेखा कहें, इसे हम विषुवत रेखा कहें या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहें तो एक ही बात है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं इस तरह खींची जाती है, ये अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, जो पश्चिम से पूर्व की ओर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये सारी कैसी हैं, ये अक्षांश रेखाएं। आप इस गोले को, आप इस ग्लोब को थोड़ा आसानी से देखिएगा। अब मैं यहां एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन भी क्या है, 0 डिग्री है, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग इस तरह की लाइनें ड्रॉ करेंगे और इन्हें हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो आपको यहां पर एक इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मिलन दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम ग्रिड या जाल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कौन सी बात बताने जा रहा था कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के पूर्व का जो टोटली भाग है उसे पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का जो भाग है इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और इस 0 डिग्री के दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर की ओर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 0 डिग्री है। अब हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है, मैं आपको राजस्थान की ओर लिए चलता हूं कि आप पूछेंगे कि सर राजस्थान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति बिल्कुल यहां पर है। एक लाल कलर का मैंने गोला यानी सॉरी स्क्वायर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। तो राजस्थान की स्थिति क्या है, एक तो ये 0 डिग्री से ऊपर है। अब 0 डिग्री से ऊपर हो गया, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री से ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री से इधर है तो पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का आपको पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, किसी तरह का भी ऑप्शन आपको दे सकता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो स्थिति है दोस्तों वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। 0 डिग्री से ऊपर हो गया तो उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री से पूर्व में हो गया तो पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और हमारा जो भारत है वो भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब ये ग्लोब जब मैंने आप यहां पर ड्रॉ कर दिया है, तो ग्लोब के बारे में एक और जानकारी मैं आपको यहां शेयर करना चाहूंगा कि जैसे ग्लोब है, ठीक है, अब इस ग्लोब का यहां पर मैंने आपको बता दिया था, ये है आपकी 0 डिग्री। एक लाइन में नीचे ड्रॉ कर रहा हूं और एक लाइन 0 डिग्री के ऊपर। जो 0 डिग्री के ऊपर है दोस्तों उसे मैं नाम दूंगा कर्क रेखा, और यहां पर मैं इसे नाम दूंगा मकर रेखा। कितने डिग्री पर है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गई। फिर यहां पर आपके आएगा 66.5 डिग्री, यहां पर भी आएगा 66.5 डिग्री, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं अंटार्कटिक वर्त। इसे हम कहेंगे अंटार्कटिक वर्त, इसे हम कहेंगे आर्कटिक वर्त। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां पर है 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, और यहां पर भी 90 डिग्री है। तो ये कहलाते हैं आपका उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण की ओर यहां पर हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये एक ग्लोब है मेनली। इस पर जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं मैंने आपको बता दी है।
ठीक है, ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अंटार्कटिक वर्त हो गया, ये आर्कटिक वर्त हो गया, और 90 डिग्री उत्तर की ओर नॉर्थ पोल और 90 डिग्री नीचे की ओर ये हो गया आपका साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये मेनली ग्लोब का आउटर लाइन है। और अक्षांश देशांतर रेखाएं कहाँ खींची जाती है, ये आपको पहले ही बता दिया है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने खींची है वो अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाएगी, यानी इस तरह उत्तर से दक्षिण की ओर वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएगी, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये काफ़ी हल्की जानकारी थी, लेकिन आपके हर चैप्टर में काम आएगी, इसलिए इनको यहाँ बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया अन्य पुस्तक थी, कर्नल जेम्स टॉड की जो बुक थी उसका दूसरा नाम यही था, मैंने आपको बता दिया है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स या स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये क्या था? ये उस बुक का दूसरा नाम था। ठीक है, राजस्थान पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है। ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान किसका अवशिष्ट भाग है, तो गोंडवाना लैंड क्या है इसको भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। संपूर्ण पृथ्वी पहले एक गोला थी, इसे पेंजिया नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? पेंजिया। इसके चारों ओर एक महासागर था और इस महासागर का नाम दिया गया पैंथालासा। इसे क्या नाम दिया गया? संपूर्ण पृथ्वी पहले एक गोला थी जिसे पेंजिया कहा जाता था, प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके चारों ओर एक महासागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? इस पेंजिया का विभाजन हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए, और इसके टुकड़े किस तरह हो गए? इस तरह है, जो इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने से इसका जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड कहा गया, और इसका जो दक्षिणी भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, तो राजस्थान है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये लाइन जो आपके सामने आई है, राजस्थान पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड कौन सा हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। वहां पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ गौर से देखिएगा, इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड है और इसका जो दक्षिणी भाग है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम गोंडवाना लैंड कहेंगे। ठीक है, तो जो पूरी पृथ्वी पहले एक भाग थी, एक गोला थी जिसे पेंजिया कहा जाता था, फिर पेंजिया के दो टुकड़े हो गए और इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, उस महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। आज के समय का जो महासागर है प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इस पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग है वो प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर किसका अवशिष्ट भाग है? इस पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है दोस्तों। ठीक है, ये बात हो जाती है यहां पर क्लियर। अब इसके अलावा कुछ और बातें। राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 342,239 भी आप कह सकते हैं। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल।
कितना है 342 239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आजकल क्या करते हैं एग्जाम्स में उन्होंने फॉर्मूलों को चेंज कर दिया है, वो वर्ग मील में पूछने लगे हैं। तो अगर वर्ग मील की बात करें तो 132 140 वर्ग मील। अब आपसे चाहे किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हीं सवालों को गलत करके आ जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं हैं। तो यहां पर कई बार 242 339 लिखा आता है, लेकिन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को परफेक्ट याद रखिएगा। मील में बात करें कि सर हमें यह बताइए कि वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 132 140 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों। वर्ग मील के अंदर तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अब राजस्थान ये तो बता दिया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो भारत का कितना हिस्सा है, भारत का कितने परसेंट है राजस्थान? तो 10.41%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया है, यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है, वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं मेरे दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट की है। और बहुत सारी बातों में क्या, जैसे कि आपने देखा होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान पेंच या भूखंड के किस भाग का अवशेष है, तो यह है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। क्षेत्रफल बता दिया। राजस्थान के नामकरण, ये नाम कहां कहां मिलते हैं, कौन सी जगह मिलते हैं, ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें भी हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर ली है मेरे दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है जो इजराइल से 17 गुना है। इजराइल से 17 गुना, राजस्थान इजराइल से 17 गुना है। इंग्लैंड से 2 गुना और श्रीलंका से 5 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितने गुना है? 5 गुना। इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से 2 गुना है। ठीक है, यह बात सिंपल है, कई बार एग्जाम्स में आ जाती है, लेकिन आजकल ऐसे सवाल एग्जाम्स में नहीं आते। एग्जाम्स में सवाल किस तरह आएंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। आपने राजस्थान का मैप देखा होगा मेरे दोस्तों, और आप मैप को जब गौर से देखेंगे, मैं आपको मैप है जो अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? जब हम लोग राजस्थान की सीमाओं का अध्ययन करेंगे, जब हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जब हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे, तो उस क्लास में हम लोग जरूर है जो उस राजस्थान के मैप का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का मैप आपने देखा होगा, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। कहने का तात्पर्य विषम कोणीय चतुर्भुज, या इसे हम पतंगाकार भी कह सकते हैं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। चलिए, यहां तक आपकी बातें क्लियर होगी, बहुत ही अच्छी बात है। अब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। कौन सी बात? कि जैसे मैंने ग्लोब आपके सामने बनाया था और ये 0 डिग्री बनाई और ये 0 डिग्री, हम लोगों ने यहां राजस्थान को ड्रॉ किया था।
आपको याद होगा अभी कि राजस्थान को हमने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में माना, कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी अक्षांश की दृष्टि से देखें तो इस 0 डिग्री से ऊपर हैं तो अक्षांश कैसे हो गए? उत्तरी अक्षांश हो गए। और इस 0 डिग्री के पूर्व में है तो यहां पर पूर्वी देशांतर आएंगे। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर के अंदर है। आई बात समझ में? अब राजस्थान कितना है? अब राजस्थान का हम लोग यहां से निकालेंगे कि यहां से लेकर के और यहां तक कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में वो क्या दे देगा? दक्षिणी अक्षांश भी देगा, एक जगह उत्तरी अक्षांश एक जगह दक्षिणी अक्षांश दे देगा। अगर अक्षांश का नाम आता है तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आपको दक्षिणी अक्षांश दिख जाए, उस ऑप्शन को देखना भी नहीं है, तो 23 डिग्री यहां से शुरू होता है और यहां तक आते आते कितना हो गया? 30 डिग्री 12 मिनट तक है जो राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। कहने का मतलब यहां से शुरू करें 23 डिग्री और 3 मिनट और ऊपर जाएंगे अक्षांश तो 30 डिग्री 12 मिनट तक है जो आपका राजस्थान समाप्त हो जाएगा। ठीक बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? देशांतर की बात करेंगे। तो देशांतर में देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया आपका राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब ऑप्शन में क्या देगा ये मैं आपको एक बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने यहां मैं पुटअप करना चाहता हूं। जैसे प्रश्न बनेगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। 4 ऑप्शन क्या देगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या देगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पश्चिमी देशांतर, या ऑप्शन देगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप होगा तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों? कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमें सीधा सा याद रखना है। अगर याद नहीं होता है तो रट लीजिए, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। न कोई दक्षिणी अक्षांश, न कोई पश्चिमी देशांतर, कुछ भी नहीं, अक्षांश है, इसका मतलब वो उत्तरी अक्षांश है। तो 23 डिग्री 30 मिनट 12 सेकंड,
23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। यहाँ पर पश्चिमी देशांतर नहीं है, तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश अगर ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे तो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा मेरे दोस्तों। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है कि उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो राजस्थान में है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और इसके अलावा हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, कि कैसे राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान नाम नहीं था, उसे हम लोग या सारे लोग हैं जो राजपुताना कहते थे। और पर्टिकुलरली राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजस्थान द्वितीय नाम हमें सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख को पढ़ने वाले कौन थे? इसको पढ़ने वाले DR भंडारकर साहब थे, जिन्होंने बसंतगढ़ जो शिलालेख था उसे पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने आज किया, तो इसके आगे का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और राजस्थान के परिचय के बारे में दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक और वंदे मातरम।